हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का एक सीरीज हमारी चल रही थी फ्रेंड्स, उसी को और आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का कल पेपर हुआ, आज भी पेपर हुआ और आगे में भी आप लोगों के काफी सारे पेपर्स हैं। तो आप लोग वो भी साझा कर सकते हो फ्रेंड्स कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मिले, क्या आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी हुई। जिन लोगों का पेपर हुआ है वो प्लीज अपना अनुभव जरूर शेयर करें बाकी लोगों के साथ में भी। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। एक बार फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़े हुए, इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ सके। ठीक है, चलिए। तो एक बार बता भी देंगे कितने लोग हैं जिन लोगों का पेपर, अच्छा 28 को है, 13 को है, अलग अलग दिन पेपर है आप लोगों के। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। इसको शेयर कर देना फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसको शेयर जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का। और पिछले जो लेक्चर्स है आप लोगों के, जो इससे पहले हम लोगों ने किए हुए हैं, उन लेक्चर्स को भी अच्छे से देख लेना, उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। देखिए, एक आप लोगों का पेडागोजी के तरह का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बेसिकली पेडागोजी का ही क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानने की कोशिश की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखिए, अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला गया है कि इन टीचिंग द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस, a promotion of social justice, a teacher should give example of following in the class। अगर आप लोग सामाजिक न्याय पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, तो सामाजिक न्याय को पढ़ाते हुए आप किस चीज का एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक एक करके हम लोग बात करें इन ऑप्शंस की, तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल नंबर 17 में आप लोगों को दिया गया है, अगर आप इसको बच्चों को समझाते हो इस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे क्या हो रहा है कि सामाजिक जो आपका न्याय है उसको बढ़ावा मिल रहा है। सामाजिक न्याय क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब हम लोअर जो क्लास है, ठीक है, या फिर जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों के लिए, ठीक है, पिछड़े लोगों के लिए हम लोग कोई काम करते हैं, या कोई योजना लेकर आते हैं, या फिर कोई कानून बनाते हैं, या कोई कोशिश करते हैं, कोशिश भी, ठीक है, इवन कोशिश भी, तो ये क्या होती है फ्रेंड्स, आप लोगों की सामाजिक न्याय की कैटेगरी में आती है। हम समाज में जो पीछे दर्जे के लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन लोगों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग जो है सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। तो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो लोगों को पीछे दर्जे का माना जाता है, लोअर कास्ट का माना जाता है, जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, उन लोगों को आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हो, उनको भी आने दे रहे हो, अपने साथ में बैठ के खाना खिला रहे हो, तो अनटचेबिलिटी खत्म कर रहे हो। तो बिल्कुल ये सामाजिक न्याय का एक एग्जाम्पल है, और आपको ये डिस्कस करना चाहिए अगर आप सामाजिक न्याय पढ़ा रहे हो तो। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी, रिजर्वेशन किसको दिया जाता है फ्रेंड, जो लोग पिछड़े हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को, और अब तो आर्थिक तौर पर जो पिछड़े लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। आपको पता है ना, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी दिया गया है। तो रिजर्वेशन क्या है, ये भी एक सोशल जस्टिस का ही एक एग्जांपल है। पीछे जो लोग रह गए हैं, जो पिछड़े लोग रह गए हैं किसी भी कारण से, उनको रिजर्वेशन देकर, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देकर हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी सामाजिक न्याय का एग्जाम्पल है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है, इसका सामाजिक न्याय से या सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जब मान लीजिए कि हमारी पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, पार्लियामेंट ने कानून पास किया फ्रेंड्स, ठीक है, और वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, या हमारे संविधान के ही खिलाफ है मान लीजिए, ठीक है, तो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, मतलब हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका, उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून को खत्म कर सकती है। तो न्यायपालिका के द्वारा, संसद द्वारा पास किए गए कानूनों की समीक्षा करने को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। वो संविधान को बचाने के लिए, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए काम है, ना कि सोशल जस्टिस के लिए।
ओके तो आंसर यहां पर में क्या होगा आपका ए और बी हो जाएगा। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तो याद रखेंगे आप लोग कि जो भी पिछड़े दर्जे के जो लोग हैं उन लोगों को सामने लाने के लिए जो बात की जाती है वो सोशल जस्टिस की कैटेगरी में आती है। काफी सारे बच्चों को ये पता था बट लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि जो जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी इसी के अंदर में आता है। नहीं, जुडिशियल रिव्यू आपका संविधान से रिलेटेड है, संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई कानून ना बने, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाकर कोई कानून ना बने, उसके लिए कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। कितने लोग हैं जिनको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्स वाला, और ये भी एग्जाम्स के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का। आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। गुड। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों से क्या बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर में बोला है कि सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रयोग की ओर संकेत देता है। प्राथमिक स्रोत की ओर में रीडिंग ऑफ न्यूज मैगजीन, समाचार पत्रिका पढ़ना, ठीक है, वॉचिंग अ फीचर फिल्म, एक फीचर फिल्म देखना, वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, विजिटिंग एंड एग्जामिनिंग अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, ठीक है, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो इनमें से कौन सा वाला आपका प्राथमिक स्रोत की ओर इशारा कर रहा है? अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग यहाँ पर में देखोगे तो मैगजीन को पढ़ना या न्यूज मैगजीन को पढ़ना आप लोगों के लिए क्या प्राथमिक स्रोत है? कि आपने खुद ने देखा यहाँ जाके कि मान लीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है और आप न्यूज मैगजीन में पढ़ रहे हो, तो क्या आप खुद जाके देख रहे हो? मैगजीन के अंदर में दिख रहा है आप लोगों को मैगजीन में घुस के कि पुतिन भाई साहब 1 2 3, ठीक है, हमारा लीडर पुतिन, ऐसे नारे लग रहे हैं आप लोगों को दिख रहा है? वो तो उन्होंने देखा, आपको बताया और आप पढ़ रहे हो। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा आप लोगों के लिए, ना कि प्राइमरी सोर्स का। एक कोई फीचर फिल्म देखना या फिर डॉक्यूमेंट्री देखना ये कभी भी आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो, आपने खुद ने नहीं बनाई है उसको, ना ही आपने खुद ने जाकर जो भी चीज पे डॉक्यूमेंट्री बनी है या पिक्चर बनी है वो घटनाएं आप लोगों ने देखी है, ये आप लोगों के लिए सेकेंडरी सोर्स है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मान लीजिए कि एक ऐतिहासिक प्लेस पर जाते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप लाल किला जाते हो और लाल किला जाकर जो है आप लोग क्या कर रहे हो, ठीक है, शाहजहां का सिंहासन देख रहे हो कि हाँ जी ये शाहजहां है आपका, ठीक है, ये हमारा शाहजहां, राजू पिछले जन्म में शाहजहां था, ये अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है, मयूर उसका इसका सिंहासन, पीछे में पीतरादूरा, पीतरादूरा पता है ना आप लोगों को क्या था? वो जड़ाऊ काम था, जो पीतरादूरा जड़ाऊ काम, जो दीवारों पर जो जड़ाऊ काम किया जाता था उसको पीतरादूरा बोलते थे। ठीक है, तो पीतरादूरा स्टाइल के अंदर में यहाँ पर में पेंटिंग बिल्डिंग को सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। तो ये क्या है, आपका प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, आप लोगों ने खुद ने जाकर देखा, तो प्राथमिक स्रोत है आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट वाली बात आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उस चीज को याद रखें। देखिए कोई इतिहासकार है, ठीक है, कोई इतिहासकार है, उसका जो शोध होता है, ठीक है, इतिहासकार का शोध होता है और आप पढ़ रहे हो उसको, आप पढ़ रहे हो उस चीज को, तो आपके लिए ये शोध क्या हो जाएगा, प्राइमरी काम होगा या आप लोगों के लिए सेकेंडरी होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे शिफ्ट्स के अंदर में इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि जो इतिहासकार का शोध होता है वो आप लोगों के लिए सेकेंडरी सोर्स होगा। ठीक है, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी जो है आप लोगों के लिए सोर्स का काम करेगा ये। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स का काम करेगा, ये आपको याद रखना है हमेशा। इतिहासकार का शोध कार्य आपके लिए सेकेंडरी हो गया क्योंकि आपने खुद ने जाकर नहीं किया, वो इतिहासकार ने किया है। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसी वजह से आप लोगों को करवा दिया मैंने ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला संसाधन कौन सा है? ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर में, बेसिकली यहाँ पर मैं बात फैक्ट्रीज की हो रही है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। जिन लोगों का पेपर हो गया है वो क्वेश्चंस भी बता देंगे। और कोई और चीज है, नैनार और अलवार के ऊपर में क्वेश्चन आया था सर। चलो नैनार और अलवार तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया है फ्रेंड्स, नैनार और अलवार तो आप लोगों के लिए एकदम बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए तो यहाँ पर मैं आप लोगों का थैंक यू वेरी मच सर, चलो वेलकम साधना सिंह जी, आपका हमेशा स्वागत है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में इस्तेमाल होता है? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। भारत में आज भी हमारे फैक्ट्रीज के अंदर में कोयला सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में, यह एनसीईआरटी के अंदर में आप लोगों को दिया हुआ है।
ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9 को मेरा एग्जाम था सर, और आपने पढ़ाए हुए ज्यादा उसी में से आया था सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच रुकैया परवीन जी आपका। और मेरे को काफ़ी सारे बच्चों का जो है फीडबैक इसी तरीके का मिला है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने ज़्यादा प्यार के लिए और इतने ज़्यादा जो सम्मान मुझे मतलब मिला है। कल मैं दिल्ली में था फ्रेंड्स, ठीक है, किसी काम से, और मुझे वहां पर में भी कुछ बच्चे मिले, तो मैंने यहाँ पर में रुकैया जी आपका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, चलो ठीक है, ताकि बच्चे लोग मोटिवेट हो जाए यहाँ पर में। तो कन्वेंशनल रिसोर्स है कोयला। सबसे पहली बात तो क्या है, कोयला एक परंपरागत स्रोत है, ये याद रखेंगे आप लोग। आज भी फ्रेंड्स हमारी फैक्ट्रीज के अंदर में, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर में डोमेस्टिक फ्यूल मतलब घरेलू फ्यूल के रूप में आज भी फ्रेंड्स कोयला इस्तेमाल होता है। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं होता, बट आज भी भारत के काफी सारे गांव है, भारत के काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो कोयले को रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। घरों के अंदर में कोयले से खाना बन रहा है आज भी, ठीक है। इवन हमारे भारत में जो थर्मल पावर स्टेशन है जो बिजली बनाते हैं, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो केंद्र जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से आपको धुआं निकलता हुआ या वो जो राख है वो निकलती हुई आप लोगों को दिखती होंगी, ठीक। कोराडी पावर प्लांट है हमारे महाराष्ट्र में, नागपुर के पास में। वहां अगर आप जाओगे ना कोराडी के अंदर में, तो वहां पर में लोगों की छत के ऊपर में ऐसा ना वो सफेद सफेद वो जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसकी परत बन जाती है, फिर वो लोगों को साफ करते रहना पड़ता है। हवा में भी वो फैली रहती है पूरी की पूरी, ये कोयले के कारण होता है। इसी को बरीड सनशाइन या अंतर रहित धूप, दबी हुई धूप बोलते हो आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं रुकैया परवीन का अभी जो मैसेज आया था उसको मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट में डाल दिया है। 9 को उनका एग्जाम था और सारे क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स अच्छे से कीजिए, मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने जो हमारे क्वेश्चंस जो लेक्चर्स है सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है, उसको आपने अच्छे से देख लेना है। बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में सारे लेक्चर्स आप लोगों के रखे हुए, आपको सिंपली क्या सर्च करना है, दानिश शेख या दानिश सर बायजूस एग्जाम प्रेप पेडागोजी डाल दो, ठीक है। या आप लोग ईवीएस के भी इवन क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। पेडागोजी करवाई हुई है, आप बायजूस एग्जाम प्रेप दानिश सर पेडागोजी आप लोग डाल दोगे, या दानिश सर बायजूस एग्जाम प्रेप पेडागोजी डाल दोगे, आपको मिल जाएगा। आप वो देखकर जरूर जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि मेहनत पूरी की हुई है मैंने आप लोगों के लिए। अगर आप उसको देखोगे, रिवाइज करोगे, तभी वो फायदा होगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर देंगे जल्दी से, बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करें कि अशोक को जो है अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है कहाँ पर में दिया हुआ है आप लोगों को, ज्योग्राफी के अंदर में, ठीक है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आप लोगों का, ज्योग्राफी की 8 स्टैंडर्ड की पुस्तक में दिया गया है ये, ठीक है। तो अशोक को अपने संबंधी से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप रफ भारत का मैप बना लो, एक रफ बना लो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में मैप तो रहेगा नहीं। मुंबई यहाँ पर में है, दिल्ली यहाँ पर में है आपका, तो कौन सा मार्ग का वो इस्तेमाल कर सकता है। एक चीज आप समझिए कि अगर मुंबई से आपको जाना है फ्रेंड्स दिल्ली, तो क्या आप किसी भी सूरत के अंदर में यहाँ पर में समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हो क्या, ठीक है। वाटरवेज का नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर में समुद्र नहीं है, और नदियां है भी तो डायरेक्ट नहीं कनेक्ट नहीं करती वो, ठीक है। तो आप वाटरवेज को एलिमिनेट कर दो, जहां जहां ए है काट दो, ठीक है। आंसर तक आप पहुंच जाओगे, या तो आप एयरवेज से जाओगे, रोडवेज से, या रेलवे से। मैं अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हैं मेरे, ठीक है, उन लोगों के लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे आप लोग बताइए इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद है ना, मैंने करवाया भी था आप लोगों को। सबसे फास्टेस्ट वाला आप लोगों को बताना है, इनमें से सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, ये आप लोग मुझे बता दोगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक चीज बताओगे, ठीक है, यहां पर में कि यहाँ लंबी दूरी के लिए सामान को पहुंचाने का सस्ता माध्यम कौन सा है। प्लीज शब्दों पे ध्यान दीजिए, लंबी दूरी के लिए सामान को सस्ते में पहुंचाने का माध्यम कौन सा है, सस्ते में, ठीक है, चीपली पहुंचाने का माध्यम कौन सा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसी वजह से आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज उसको रिवीजन करके जाइए आप लोग, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे फास्टेस्ट वाला एयरवेज है, और जो मैंने आपसे कहा ना लंबी दूरी के लिए सस्ते में सामान पहुंचाने का अच्छा माध्यम कौन सा है, वो वाटरवेज है। समुद्री मार्ग से मान लीजिए भारत से अमेरिका पहुंचाना है सस्ते में, फास्ट नहीं सस्ते में पहुंचाना है, तो वाटरवेज है। लंबी दूरी तक लोगों को और सामान को, लोगों को भी और सामान को भी लंबी दूरी तक पहुंचाने का अच्छा मार्ग कौन सा हो सकता है, अगर आपको चुनना रहा तो रेलवे। और सबसे कॉमन यूज होने वाला कौन सा माध्यम है ये बताएंगे आप, सबसे ज्यादा सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाला साधन कौन सा है इसमें से। ये ज्योग्राफी की 8वीं कक्षा की पुस्तक में दिया हुआ है आप लोगों को, सारा का सारा पॉइंट।
तो देखिए फ्रेंड्स, मुंबई से दिल्ली जाने के लिए आप लोग वाटरवेज का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया था आपका। दुनिया की प्राचीनतम चट्टान कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके केवल इस एग्जाम में नहीं बल्कि आपके बहुत सारे और दूसरे एग्जाम्स के अंदर में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है कि दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो दुनिया की जो सबसे पुरानी चट्टानें अब तक हम लोगों को मिली है फ्रेंड्स, अब तक की जो भी सबसे पुरानी प्राचीनतम हम लोगों को मिली है, वो मिली है फ्रेंड्स आप लोगों की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, बट फिर भी फ्रेंड्स सबसे पुरानी चट्टानें अब तक की हम लोगों को जो मिली है वो मिली है हम लोगों की वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 4300 मिलियन ईयर्स अगो। आज से करीब फ्रेंड्स करीब आप समझ लीजिए 4 करोड़ 30 लाख साल पहले वो चट्टानें बनी थी और ऑस्ट्रेलिया में मिली है हमें। तो आपको याद रखना है कि अब तक की सबसे पुरानी चट्टानें, ठीक है, जो सबसे पुरानी चट्टानें हमें मिली है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिली है, ठीक है? ये मान लो हमारा भारत है यहाँ पर में, ठीक है, यहाँ पर में ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में यहाँ पर में आप लोगों को सबसे पुरानी वाली चट्टानें मिलेंगी अब तक की। तो सबसे पुरानी चट्टानें ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। आप लोग जो है वो हीरे हो मेरे, ठीक है? आप लोग सबसे रेयरेस्ट हीरे मेरे अगर है, ठीक है, तो आप लोग हो। तो फ्रेंड्स अगर असली वाले वो जो हीरे होते हैं छोटे छोटे से, उसमें बात करें कि कौन से कलर का हीरा सबसे यूनिक होता है या सबसे रेयर होता है, सबसे कम पाया जाता है, तो ग्रीन डायमंड सबसे कम पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है? पहले भी मैंने एक बार कराया था, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये सारी की सारी चीजें, ठीक है? चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हैदराबाद के ऊपर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत के अंदर में करीब 565 रियासतें थी, छोटी छोटी सी, मतलब छोटे छोटे से राज्य थे, छोटे बड़े राज्य मिलाकर 565 थे। उसमें से ज्यादातर तो भारत में मिल गए थे, केवल 3 राज्य ऐसे थे जो भारत के अंदर में नहीं मिले थे। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीन इलाके ऐसे थे फ्रेंड जो भारत का पार्ट नहीं थे। मतलब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो चुके थे, बट हैदराबाद राज्य, ठीक है, आज तो शहर है केवल, लेकिन आज के तेलंगाना और आज का आंध्र प्रदेश और आज का कर्नाटक जो है उस इलाके, आज इवन महाराष्ट्र का कुछ इलाका, इन 4 राज्यों के अंदर में ये फैला हुआ हैदराबाद राज्य था, ठीक है? निजाम वहां पर शासक हुआ करता था, वो जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 भारत का पार्ट नहीं थे। उसमें से फ्रेंड्स एक राज्य था जहां पर में हमको सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी, पुलिस कार्रवाई उसको नाम दिया गया था, बट थी एक्चुअल में वो सैनिक कार्रवाई, हमको सेना भेजनी पड़ी थी, ठीक है? उसका नाम था फ्रेंड्स ऑपरेशन पोलो, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलो पता है आप लोगों को, वो घोड़े के ऊपर या हाथी के ऊपर खेल बैठकर जो डंडे से बॉल को मारा जाता है ना, उसको पोलो बोलते हैं उस गेम को। तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया था क्योंकि सबसे ज्यादा पोलो के स्टेडियम उस समय में यहीं पे थे, हैदराबाद राज्य में, ठीक है? पूरे भारत में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा पोलो खेलने के स्टेडियम थे तो वो यहाँ थे, तो उसी के लिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो रख दिया गया था। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो सितंबर 1948 के अंदर में, टू बी स्पेसिफिक 16 सितंबर की बात है फ्रेंड्स, 16 सितंबर 1948 को हैदराबाद के अंदर में हमने पुलिस कार्रवाई की थी। नाम पुलिस कार्रवाई दिया था बट थी एक्चुअल में वो सेना की कार्रवाई, सेना भेजी थी हमने, ठीक है? तो पुलिस एक्शन लिया गया हमारे भारत के द्वारा सैनिकों को भेजकर, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को हमारे भारत के अंदर में मिला लिया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, एक विशेष क्षेत्र में वनों के विवरण को पढ़ाने के लिए, वनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाना है फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है? ये आप लोगों को पढ़ाना है। तो वनों की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा? आप लोगों को एक चीज याद आ रही है फ्रेंड्स कि मानचित्र जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज मानचित्र के ऊपर में हम जो है जो सिंबल को इस्तेमाल करते हैं, जो सिंबल्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, चिन्ह जो होते हैं, उनको यूनिवर्सल लैंग्वेज का रूप दिया गया है। यूनिवर्सल लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं कि हम इसी तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि दुनिया के हर कोने में उन मैप्स को पढ़ा जा सके। ओके, यहाँ पर मैं बोला है कि आप एक शिक्षक हो और आप वनों के वितरण को पढ़ा रहे हो कि कहाँ पर में कितने वन पाए जाते हैं। तो आपने क्या किया, आपने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में वन को एक थीम की तरह ले लिया है, एक विषय की तरह ले लिया है आप लोगों ने।
ओके, और उस विषय को आप पढ़ा रहे हो, उस विषय को, ठीक है। तो वन को एक विषय, एक थीम ले लिया आपने वन नाम की, और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने, केवल दूसरी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो ये आपका एक थीमेटिक मैप हो जाएगा। थीम, एक थीम ली है, और यहाँ पर में थीम क्या है आप लोगों की, ठीक है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट थीम के ऊपर में वो मैप है। हो सकता है ये मैप आपके मिट्टी के ऊपर में हो, मिट्टी के ऊपर में हो सकता है कि हाँ सॉइल के ऊपर में आपने एक बनाया मैप कि सॉइल जो है वो कहाँ पर में कौन से प्रकार की पाई जाती है, तो सॉइल थीम के ऊपर में मैप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अलग अलग विषय के ऊपर में, एक एक विषय के ऊपर में जो मैप बनाया जाता है ना, उसको थीमेटिक मैप बोलते हो आप लोग। ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। तो वनों के वितरण का पढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है थीमेटिक मैप। मोबाइल कनेक्शंस का एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आप लोगों को कि भाई अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं। ओके, तो एक जो है फ्रेंड्स आप लोगों का थीमेटिक मैप होता है उसमें से, जिसमें से किसी एक थीम को, रोड मैप्स को, रेनफॉल को, कि कहाँ कितनी बारिश हो रही है, बारिश दिखा रहे हो तो बारिश वाली थीम आपने ले ली। तो इस प्रकार से जो थीम्स को आप मतलब कोई एक थीम पकड़ के उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो, तो थीमेटिक मैप होता है वो। इतना समझना है आप लोगों ने। एक बार लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पर में ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पूरा पढ़िए आप लोग इस क्वेश्चन को। डी, ये क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में भी आया था सर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके एक साथी है, ठीक है, रूपा चौहान, उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड टेट के अंदर में भी आया था। तो काफी अच्छी बात है। मतलब वो जो थीम वाला क्वेश्चन है ना, वो बोल रहे हैं कि उत्तराखंड टेट के अंदर में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है रूपा का, यहाँ पर मैं, आप लोग देख सकते हो। डी, ये क्वेश्चन उत्तराखंड टेट में आया था, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो वो। तो काफी अच्छी बात है, थैंक यू रूपा बताने के लिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ। एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल हमारा, ये हमें हवा देता है जिससे कि हम ब्रीथ ले रहे हैं। जो हवा हम ब्रीथ के रूप में लेते हैं ये वायुमंडल से मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, पानी से थोड़ी मिलती। आप क्या यहाँ पर मैं पानी में लेते हो, लाओ जी चुल्लू भर पानी, सांस ले लूँ थोड़ा सा मैं, ऐसा करते हो क्या आप लोग? नहीं ना, हवा से ही लेते हो आप लोग, मिट्टी में थोड़ी ना जाके सांस लेते हो, हवा से ही लेते हो वायुमंडल से। नॉनसेंस, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, बिल्कुल सही है यहाँ पर में। एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सनरेज, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी पृथ्वी है, और हमारे पृथ्वी के आसपास में वायुमंडल में एक जो है आप लोगों की लेयर है, जिसको आप लोग ओजोन की लेयर बोलते हो। ओजोन हमारे वायुमंडल में ही पाई जाती है, और ये क्या करती है, सूरज की आने वाली हानिकारक किरणों से हमको बचाती है, यूवी रेस से हमको बचाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस जो है उससे बचाती है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। एटमॉस्फेयर के अंदर में भी एक लेयर है, ठीक है, जिसका नाम ओजोन है, वो बचाती है हमें। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ स्फीयर, ठीक है। जो अर्थ का सरफेस है या स्फीयर है फ्रेंड्स, नीचे वाला हिस्सा, यहां से स्टार्ट करते हुए बोल रहा है कि 4 परतें हैं, 4। तो क्या 4 है परत या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये वाला गलत है आप लोगों का, 4 नहीं 5 परतें हैं, ठीक है, 5 परत है। कौन कौन सी 5 परतें हैं आप लोग बता दीजिए मुझे। ये ऑल तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सी गलत है, सी गलत है, सी गलत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है जिसमें ए एंड बी आर ट्रू दिया है वो आप लोगों का सही हो जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को ये चीज, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा इसको याद रखना। कौन कौन सी लेयर्स है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि एटमॉस्फेयर जो है फ्रेंड्स, ये हमारा एयर ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को पूरी तरह से घेरा हुआ है, इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हमारी अर्थ को घेरा हुआ है। इवन फ्रेंड्स हमारे अर्थ के अंदर में हम लोग जो रहते हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है या प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, ये सारी की सारी जो गैसेस है, ठीक है, वो हमको इसी से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन है, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे आता है। ये वाला क्वेश्चन केवीएस 2018 में भी आया था, केवीएस 2018 पीआरटी के अंदर में, ठीक है, पीआरटी ईवीएस वाले इसके अंदर में आया था आप लोगों का ये। ओके, 78% नाइट्रोजन है, ये याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, और उसके बाद में फ्रेंड्स तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का आर्गन। तो प्लीज इसको भी याद रखिए आप लोग, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन आता है, फिर आर्गन आता है आप लोगों का, ठीक है, आर्गन, इसको याद रखना आप लोग। और फिर चौथे नंबर पे आता है आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, तीसरे नंबर पे नहीं है गैस एटमॉस्फेयर के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं तो कौन कौन सी लेयर्स है आपकी। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर को आप लोग बोलते हो शोभ मंडल। ये शोभ मंडल फ्रेंड्स सबसे पहली लेयर है। तो अर्थ पे से मान लीजिए कि आपको, ठीक है, आप लोगों को मजा नहीं आ रही दुनिया में, कि सर अब मजा नहीं आ रही यार, सर क्या करे क्या नहीं, एग्जाम डेट जो है वो भी 7 फरवरी को दे दिया है, क्या करूं जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नेहा भी छोड़ के चली गई सर, क्या करे, ठीक है।
तो आप क्या करोगे, आप जो है दुनिया से जाना चाहोगे कि चलो मैं घूम, मेरा जीवन कोरा कागज में जा रहा हूँ सर। तो मान लीजिए आप एरोप्लेन में बैठकर, ठीक है, या आप रॉकेट में बैठकर उड़ गए, या मैंने आपको भगा दिया रॉकेट में उड़कर बैठा कर, तो आप सबसे पहले ट्रोपोस्फियर को कवर ये करोगे, ट्रोपोस्फियर में से जाओगे आप। ट्रोपोस्फियर में आपको सारी की सारी जो भी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर की है, जो हम सांस लेते हैं, वो सभी यहीं पे मिलेंगी। फिर आप एंटर करोगे स्ट्रेटोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर ये वाली लेयर, इसी में ओजोन की परत भी है। फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद में आप मेजोस्फियर में जाओगे, मेजोस्फियर में मध्यमंडल में, मध्यमंडल के बाद में थर्मोस्फियर में जाओगे। मध्यमंडल तक यहाँ पर में तापमान कम होता है, लेकिन जैसे ही आप थर्मोस्फियर में जाओगे आप लोगों को लगेगा अरे यार मैं क्यों आ गया, कहाँ चला गया मैं, दानिश सर सही बोल रहे थे कि भाई रुक जा करके, कुछ नहीं हो जाएगा तेरा, ठीक है, मतलब कोई और मिल जाएंगे, सीटेट क्लियर कर ले बस अच्छे से, केवीएस क्लियर कर ले अच्छे से, पढ़ ले, कोई मिल जाएंगे। काश उनकी बात मान लिया होता, इतनी गर्मी नहीं सहन करनी पड़ी होती। यहाँ पर में गर्मी लगेगी आपको। फिर आप और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे, फिर यहाँ पर में आपको जो है वो वेटलेसनेस का एहसास होने लगेगा कि भाई अब तो गया मैं करके, ग्रेविटी फील नहीं होगी आपको, और केवल हल्की गैसेस मिलेंगी यहाँ पर में एक्सोस्फियर में। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, अगर आप रॉकेट से जा रहे हो तो फिर आप लोगों, आपका मन बदल गया कि नहीं यार दानिश सर सही कहते थे, ठीक है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, होता है, ठीक है, मूव ऑन करो, चलो वापस चलते हैं, वापस से तैयारी करेंगे। अब आप क्या कर रहे हो, आप रॉकेट, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी देख ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने, आपने क्या किया, आपने मन बनाया कि ठीक है मैं दानिश सर की बात मान लेता हूँ और मैं वापस चलता हूँ। और आपने क्या किया, आप वापस आ गए, ये देखो आप वापस आ रहे हो। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वापसी में आपका सफर में कौन कौन सी लेयर्स आएंगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि अगर आप रॉकेट से वापस आ रहे हो तो सबसे पहले कौन सी लेयर आएंगी, आपकी एक्सोस्फियर आएंगी, ठीक है, एक्सोस्फियर आई जी, ठीक है, फिर थर्मोस्फियर आई जी, फिर आप लोगों की मेजोस्फियर आई, फिर स्ट्रेटोस्फियर आई और फिर थर्मोस्फियर आई। बच्चों ने क्या किया, स्ट्रेटो से लगा दिया, अरे आप वापस आ रहे हो, वापसी आ रहे हो आप, ठीक है, मेरी बात याद आ गई थी आपको और आप वापस आ रहे हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। दिल्ली सुल्तनत से क्वेश्चन आया था क्या, वर्गीस बता दीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज बता दीजिए, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर कौन सी मानी जाती है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर मानी जाती है फ्रेंड्स आप लोगों की स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर क्यों मानी जाती है एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर, क्योंकि यहां पर में बादल नहीं होते, ठीक है, बादल सारे के सारे एटमॉस्फेयर की घटनाएं जो है वो ट्रोपोस्फियर में खत्म हो जाती है यहाँ पर में। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर स्ट्रेटोस्फियर मानी जाती है, समताप मंडल मानी जाती है, जिसमें ओजोन की परत भी मौजूद है आपकी, आप देख रहे हो, तो ओजोन की परत यहाँ मौजूद है स्ट्रेटोस्फियर, और यही सबसे अच्छी परत मानी जाती है एरोप्लेन उड़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ोगे आप लोग तो आप लोगों को याद रहेगा, दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओजोन की लेयर कौन से इसमें पाई जाती है, आप लोग बता देंगे मुझे जल्दी से, कौन से वाले लेयर के अंदर में पाई जाती है, एक बार कमेंट कर दो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कि कौन से वाले लेयर के अंदर में पाई जाती है ओजोन की लेयर। ठीक है, एक फ्रेंड्स आप लोगों का रिजर्वेशन वाला एक क्वेश्चन था आप लोगों का, वो भी मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग एक बार देख लीजिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, कहा गया भाई क्वेश्चन ये, ठीक है, आप लोगों से बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि आप लोग बताइए कि हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके जल्दी से, क्योंकि इसके ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सोशल जस्टिस पर क्वेश्चन आ रहा है। सोशल जस्टिस मैंने आप लोगों को बता दिया, सोशल जस्टिस क्या होता है आप लोगों का। उसके बाद में फ्रेंड्स रिजर्वेशन के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप लोग एक बार बता देंगे मुझे। मैं आप लोगों का कुछ और क्वेश्चन है आप लोगों के, जो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जिस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं लेते जा रहा हूँ आप लोगों की। उन क्वेश्चंस की रिवीजन करवा दे रहा हूँ सारे के सारे जो आप लोगों के पूछे जा रहे हैं, और प्लस फ्रेंड्स आप लोगों के आगे आने वाली जो एग्जाम्स है और इवन केवीएस के अंदर में भी जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बोला है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो एससी कैटेगरी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, एससी कैटेगरी के लिए जो सीटें आरक्षित है वो है आप लोगों की 84, ठीक है, एससी के लिए। और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए जो सीटें आरक्षित है वो है 47। इसका सम करके आप लोग मुझे बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका पूछा जा रहा है कि जो आरक्षण है क्या ये सोशल जस्टिस में आता है आप लोगों का, ठीक है, सोशल जस्टिस, हाँ या ना में जवाब देंगे आप सभी लोग,
ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो, क्या ये आप लोगों का सामाजिक न्याय की कैटेगरी में आता है? स्टार्टिंग में ही बताया, इसी वजह से बोलता हूँ कि स्टार्ट में आ जाया करो। पेडागोजी का क्वेश्चन था, क्या आरक्षण आपका सामाजिक न्याय है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्लीज इसको एक बार कर लेंगे आप लोग। ठीक है, और प्लस करके मुझे बता दीजिए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक शिफ्ट के अंदर में, जिसमें बोला गया कि स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जो है आप लोगों की लिटिल स्टिंट, ये कहाँ से आती है। और क्वेश्चन दूसरा वाला एक और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कि और किस प्रकार का क्वेश्चन आया था आप लोगों का, वो भी आप लोग देख लोगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाए थोड़ा सा। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर सर कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर, अभी बताया आपको, स्ट्रेटोस्फियर जो है सबसे अच्छी लेयर होती है आप लोगों की एरोप्लेन उड़ाने के लिए। ठीक है, एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छी लेयर मानी जाती है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। एक बार राजू से किसी ने कहा, ठीक है, कि यार एरोप्लेन तो इतना बड़ा रहता, एरोप्लेन को फिर पेंट कैसे करते हैं? तो राजू बोला कि भाई वो जमीन पे छोटा दिखता, ऊपर जाता तो छोटा हो जाता ना, ठीक है, वहीं पे उसको पेंट कर लेते, छोटा हो जाता तो। यार तो ऐसे भोले भाले लोग भी है हमारे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों का हो गया कि लिटिल स्टिंट जो है आप लोगों की कहाँ से आती है, सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है? लिटिल स्टिंट है। केवल 15 ग्राम इसका वजन होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, और ये आर्कटिक क्षेत्र से आती है। आर्कटिक क्षेत्र मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का ऊपर वाला क्षेत्र, ठीक है, आर्कटिक। देखिए ये है आर्कटिक वाला इलाका, आर्कटिक, आर्कटिक का इलाका, और ये है अंटार्कटिक का इलाका, अंटार्कटिका का, ये अंटार्कटिका का इलाका है आपका साउथ में। तो आर्कटिक रीजन से आती है, ये करीब 8,000 किलोमीटर का रास्ता तय करके आती है। सबसे छोटी वाली पक्षी है ये, छुटकी, देख रहे हो आप लोग, केवल जो है फ्रेंड्स आप लोगों का इसका 15 ग्राम का वजन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। करीब 8,000 किलोमीटर का रास्ता ट्रेवल करके आर्कटिक वाले रीजन से आती है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, देखिए ये एक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, और लिटिल स्टिंग का यहाँ पर में दिया है। सबसे छोटी बर्ड है, 15 ग्राम की, और 8,000 किलोमीटर ट्रेवल करके भारत में आती है। नाउ फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन आया था एक एग्जाम के अंदर में, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का लिटिल जो है यहाँ पर मैं स्टिंट आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है? तो रेडियो तरंगे कौन सी है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजने वाली आप लोगों की लेयर कौन सी है? चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी लोग, और कमेंट में आंसर करते रहिए आप लोग। ओजोन की लेयर कहाँ पर में? ओजोन की लेयर जो है आप लोगों की ये भी स्ट्रेटोस्फियर के अंदर में पाई जाती है। ओजोन गैस की लेयर जो है वो भी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, और ये भी क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, लेयर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी वजह से आपको पढ़ा रहा हूं मैं। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो तरंगों पर पृथ्वी पर वापस भेजती है? तो फ्रेंड्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में सबसे पहले तो आप समझिए कि कौन कौन सी लेयर्स है। सबसे पहले है आप लोगों की ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर है आप लोगों की। उसके बाद में आप लोगों की कौन सी है फ्रेंड्स? आप लोगों की स्ट्रेटोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल। फिर उसके बाद में आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल आप लोगों का। उसके बाद में बारी आती है मध्य मंडल के बाद में आप लोगों की थर्मोस्फियर की, ठीक है, थर्मोस्फियर। और उसके ऊपर में आता है सबसे लास्ट में आपका एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ये जो चौथे नंबर की लेयर है आप लोगों की, थर्मोस्फियर, आप लोगों का थर्मोस्फियर, ठीक है, थर्मोस्फियर। इसके अंदर में एक और लेयर है, इसके अंदर में एक और छोटी सी लेयर है जिसको आप लोग आइनोस्फियर बोलते हो। आइनोस्फियर किसका पार्ट है? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। तो आइनोस्फियर किसका पार्ट है ये बताओ मेरे को पहले। आइनोस्फियर किसका पार्ट है ये कमेंट करके बता दो। आइनोस्फियर थर्मोस्फियर का पार्ट है, थर्मोस्फियर का। थर्मोस्फियर को ही आप लोग क्या बोलते हो फ्रेंड्स हिंदी के अंदर में? ठीक है, थर्मोस्फियर को ही आप लोग जो है हिंदी में ताप मंडल भी बोलते हो, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या बोला जाता है आप लोगों के द्वारा? इसको ताप मंडल बोलते हो आप लोग, ताप मंडल। प्लस फ्रेंड्स इसके अलावा इसको बाह्य वायुमंडल भी बोला जाता है, बाह्य वायुमंडल, ठीक है। तो बाह्य ताप मंडल, ताप मंडल, या फिर ठीक है बाह्य, बाह्य वायु मंडल इसको कहा जाता है, बाह्य वायुमंडल भी इसको कहा जाता है, बाह्य वायुमंडल। ये आपके
किसको? थर्मोस्फीयर को। तो आयन मंडल तापमंडल या बाह्य वायुमंडल का पार्ट है, और ये आयनोस्फीयर ही रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है, पृथ्वी के ऊपर में रेडियो तरंगों को वापस भेजता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है ये मान लीजिए आप लोगों का थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर में है आपका आयन मंडल, यहाँ पर में थर्मोस्फीयर का पार्ट है ये। ओके, यहाँ से आपने रेडियो तरंगों को ऊपर भेजा और इससे टकरा के आती है, इसी के वजह से आपका रेडियो चल पाता है। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है आयनोस्फीयर, जो रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। चलो, ये इस प्रकार से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, विच रिफॉर्म्स गेव दिस फेमस स्टेटमेंट, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। किस सुधारक ने यह प्रसिद्ध कथन दिया था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी रिवाइज करके जाइए आप लोग। ये वाला कथन किसने दिया था? अच्छा, कल स्त्री पुरुष तुलना वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को बता सकते हैं स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ये इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स, स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में कल आपके। ये भी बता देंगे किसने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना? मतलब आप लोग तो और भी अच्छे से बता सकते हो कि वो रहती कहाँ से थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, वो भी बता सकते हो आप लोग। इवन इतना आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर्स मेरे पास में आ गए आप लोगों के। आंसर जो है सिंपल सा यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का कि भाई ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, ये किसने कहा था? तो ये जो है फ्रेंड्स श्री नारायण गुरु ने कहा था। कई सारे लोग ईवी रामास्वामी नाइकर भी आंसर लगा रहे थे, जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर में। तो ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, ईवी रामास्वामी जो थे, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन चलाया था इन्होंने। जो श्री नारायण गुरु है, इन्होंने ये नारा दिया था, ये याद रखेंगे, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव्यम मनुष्यानु। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। कितना अच्छा हो जाता सर अगर ऐसा होता, तो इंटरकास्ट मैरिज के झगड़े खत्म हो जाते। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसको इनको फॉलो कर लो फिर आप। तो ओरु जाति ओरु मतम ओरु मनुष्य दैवम मनुष्यानु जो है, ठीक है, नारायण गुरु इन्होंने दिया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो श्री नारायण गुरु कहाँ से बिलोंग करते थे? केरल से बिलोंग करते थे, एझावा जाति से थे, ये भी याद रखोगे आप लोग। इनका मानना था कि सारी मानवता एक ही जाति है, सारी मानवता की एक ही जाति होनी चाहिए, एक ही पर्सन, एक ही जो है कास्ट के सब होने चाहिए, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण कथन था ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, मतलब ये इन्होंने पक्का जो है आज के युवाओं के बारे में सोचकर किया था। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास इन्होंने किया। भाई हमारे नेता जो है वो बोल रहे हैं कि देश के बारे में सोच को, हमारे देश के युवा जो है वो देश के बारे में सोचे, हमारे युवाओं को देश के बारे में सोचे, हमारे युवा देश के बारे में सोचे। देश का युवा जो है वो देश के बारे में सोच ही नहीं रहा है, देश का युवा युवती के बारे में सोच रहा है। चलो, नाउ फ्रेंड, रिट्रीटिंग मानसून प्रोड्यूस प्रोफ्यूज रेनफॉल इन। तो आपको बताना है लौटता हुआ मानसून जो है वो कहाँ पर में भारी वर्षा करता है? एझावा कास्ट के अंदर में बिलोंग करते थे, ये याद रखेंगे आप लोग। एझावा कास्ट के बाद, एझावा कास्ट केरल से था, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तारा भाई शिंदे नहीं है वो, तारा अरे तेरा भाई शिंदे, तारा किसी ने कहा थारा भाई शिंदे, थारा भाई शिंदे। भाई वो थारा भाई शिंदे नहीं है, वो तारा भाई शिंदे है, वो तारा बाई शिंदे ऐसा है वो, थारा भाई शिंदे नहीं है वो। कर्नाटक से होके, सॉरी हरियाणा से होके। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की कि कोरोमंडल कोस्ट के अंदर में ये करता है। मेरे को बता दो कि कोरोमंडल कोस्ट आप लोगों का कहाँ पर में है? ठीक है, कहाँ पर में पाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट आप लोगों का? ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर में पाया जाता है आप लोगों का, ये आप लोग बता देंगे मुझे। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए कोरोमंडल कोस्ट के अंदर में पाया जाता है। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से, अगर मैं इसको भारत मान लूं, ठीक है, यहाँ पर में ये हमारा भारत है, तो यहाँ का जो इलाका है ना, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है आप लोगों का। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए, ये है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल। और वही अगर मैं बात करूं ये यहाँ पर में इस इलाके की, जो केरल का है, तो केरल वाला जो इलाका है फ्रेंड्स, उसको मालाबार कहा जाता है, मालाबार, मालाबार, ठीक है, मालाबार, ये याद रखोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो रिट्रीटिंग मानसून होता है वो क्या होता है?
तो होता यूं है फ्रेंड्स कि यहाँ से हमारी मानसूनी हवाएं आती है, ठीक है, ये हवाएं आई है, ये हवा हवा हवा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जाती है और ऐसा घूम फिर के वापस आती है, ऐसे घूम के वापस आती है, इस प्रकार से घूम के वापस आती है और वापसी में यहाँ पर में बहुत तेज बारिश क्रिएट करती है। कौन से महीने में? ठीक है, आप लोगों के जो वसंत ऋतु होती है ना आप लोगों की, उसके उस महीने के अंदर में फ्रेंड्स, आपका नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है, उस समय में यहाँ पर में बहुत तेज बारिश क्रिएट करती है, ये बारिश क्रिएट करती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के मौसम में काफी बार जो है यहाँ पर में आप लोगों को इस इलाके के अंदर में ठंड के मौसम में बाढ़ सुनने के लिए मिलती है। इस बार भी मिली थी आप लोगों को कि इस इलाके के अंदर में बाढ़ आई थी नवंबर दिसंबर के महीने में, ठीक है, नवंबर के महीने में ये तेलंगाना का काफी बड़ा हिस्सा था जिसके अंदर में बाढ़ आई। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस हिस्से में बाढ़ आती है क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून यहाँ पर में बारिश क्रिएट करता है। अच्छा, लौटता हुआ मानसून जो होता है, रीट्रीटिंग मानसून आप लोगों का, रीट्रीटिंग जो मानसून होता है, ये कहाँ से कहा जाता है? समुद्र से जमीन की तरफ या जमीन से समुद्र की तरफ में? आप लोग मेरे को आंसर करके बताइए क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है ऑलरेडी पहले। तो रिट्रीटिंग मानसून कहाँ से कहा जाता है और जमीन से कौन से सागर की तरफ जाता है या कौन से सागर से जमीन की तरफ आता है, ये भी बता देना। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग, एग्जाम में आया हुआ है पहले भी और इस बार भी पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। वेरी गुड फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देखिए आप लोगों के इस क्वेश्चन के भी आंसर्स आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, आप लोगों को बोला है कि उपनिवेश के साथ मिलान करें कि कौन सा देश का कहां पर में उपनिवेश था। अब काफी सारे लोगों को ये उपनिवेश समझ में नहीं आता है। तो उपनिवेश को आप ऐसे समझिए फ्रेंड्स कि हमारा भारत है, ये मान लीजिए हमारा भारत है और यहाँ पर में ब्रिटेन नाम का एक देश था। तो हमारा भारत जो है वो किसका उपनिवेश था? ब्रिटिशर्स का उपनिवेश थे हम लोग, कॉलोनी थे उनके, ठीक है, उन्होंने हमारे भारत को गुलाम बनाया हुआ था, हमारे भारत पर कब्जा किया हुआ था। तो जब एक देश दूसरे देश के ऊपर में कब्जा कर लेता है, उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लेता है, तो जिस देश पर कब्जा किया गया होता है वो कब्जा करने वाले देश का उपनिवेश बन जाता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रांस की बात करूं यहां पर में, तो फ्रांस ने किस पर कब्जा किया हुआ था? पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल का उपनिवेश कहां पर में था? मेन वाला इंग्लैंड और स्पेन। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जो है इसने जमैका के ऊपर में कब्जा किया था। जमैका नाम का एक देश है, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड के अंदर में जमैका। तो जमैका के ऊपर में कब्जा किया था इंग्लैंड ने, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल ने ब्राजील के ऊपर में कब्जा किया हुआ था, ब्राजील, पुर्तगाल ने, ठीक है, पुर्तगाल ने ब्राजील के ऊपर में कब्जा किया हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने कब्जा किया था सेंट डोमिंगो के ऊपर में, ठीक है, और स्पेन का कब्जा था वेनेजुएला पे। तो इसको याद करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे याद रख लीजिए, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश हमारे भारत में भी थे। तो जमाई की तरह रहते थे वो लोग, जैसे जमाई की सेवा करनी पड़ती थी, जमाई राजा, ठीक है, जमाई राजा की जैसे सेवा करनी पड़ती थी, वैसे हम लोगों को अंग्रेजों की भी सेवा करनी पड़ती थी। तो अंग्रेज लोगों ने जमाइका के ऊपर में कब्जा कर लिया था। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ जस्ट आप लोगों को, ठीक है, उसका कोई तुक नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप लोग याद रखिए कि इंग्लिश हमारे भारत में भी जमाई की तरह रहते थे, जमाई राजा जैसे, तो इन्होंने जमैका पे राज किया इंग्लिश लोगों ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स ब्राजील, ठीक है, तो जो ब्राजील है, ब्राजील गाना अगर हो रहा है तो आप कहां पर में डांस करना पसंद करोगे? समुद्र के किनारे के ऊपर में ब्राजील गाना है, समुद्र के किनारे पे आप जो है कौन सा गाना था यार वो, ठंडी ठंडी रेत पर या ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, गोवा वाले बीच पर था ना वो, शायद ऐसा कुछ तो भी, ठंडी रेत थी या ठंडी बियर थी। तो चलिए कोई नहीं फ्रेंड्स, अगर ब्राजील वाला गाना बज रहा है आप लोगों का, तो आप पोर्ट के ऊपर में, पोर्ट मतलब समुद्र का किनारा, ठीक है, तो पोर्ट जहाज जहाज वगैरह रुकते हैं, आप जहाज के ऊपर में, पोर्ट के ऊपर में ब्राजील वाले गाने के ऊपर में डांस करना चाहोगे, तो पुर्तगीज लोग जो थे उन्होंने ब्राजील गाने के ऊपर में डांस किया था, ऐसा याद रख लो। पुर्तगीज लोगों ने ब्राजील वाला गाना, पोर्ट के ऊपर में गए वो लोग, पोर्ट पे, समुद्र के किनारे पर, और उन्होंने पोर्ट के ऊपर में जाकर ब्राजील वाले गाने के ऊपर में डांस किया। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स फ्रांस, फ्रेंच लोग, ठीक है, फ्रेंच, ओके। अब आपके घर में संत आए हैं, तो आप क्या करोगे उनको? आपके घर में कुछ नहीं है भाई, हम तो गरीब इंसान, ठीक है, हमारे घर में तो कुछ नहीं है सर, हम उनको ना केवल फ्रेंच फ्राइज खिला सकते हो। फ्रेंच फ्राइज आप लोगों का होता है ना, फ्रेंच फ्राइज आप लोगों ने देखा है, ठीक है, डोमिनोज वगैरह में आप जाओगे तो डोमिनोज भी जम गया आप लोगों का, तो फ्रेंच फ्राइज डोमिनोज के अंदर में मिल जाता है आप लोगों को। तो संत आपके घर में आए हैं, तो संत सेवा सबसे बड़ी सेवा, अब पता नहीं ऐसा बोल के गए भाई महापुरुष लोग, ठीक है, मैंने नहीं कहा। तो
सेंट डोमिंगो फ्रेंच, याद रख लें, आपके घर में संत आए तो आपने बढ़िया से उनको फ्रेंच फ्राइज बनाकर खिलाया, फ्रेंच खाना खिलाया आप लोगों ने उनको, ऐसे याद रख लेंगे आप लोग। बाकी जो है स्पेन, ठीक है, स्पेन वेन, स्पेन वेन, ऐसे याद रख लो आप लोग, स्पेन वेन, स्पेनिश वेनिश, ठीक है, स्पेनिश वेनिश, तो वेनेजुएला स्पेन। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक बार आप लोगों ने यहाँ पर में जो है ना इसकी एक बार आप लोगों ने खुद से एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार अपने ट्रिक लगा के, जो अभी हम लोगों ने ट्रिक लगाया ना वो ट्रिक लगा के आप लोग याद कर लो, आपको याद हो जाएगा, कर लो एक बार याद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। कर लिया आप लोगों ने अपना दिमाग लगा के? सारे क्वेश्चन आपके क्लास से ही आए थे सर, रीड्स जवेरिया बता रहे, थैंक यू वेरी मच रीड्स जी। उसके बाद में फ्रेंड्स वेद समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों का, वेदा समाज से रिलेटेड। तो वेद समाज वाले भी आप लोगों को करना है, वेद समाज वाला पॉइंट। तो बता दीजिए यहाँ पर में कि वेदा समाज जो है आप लोग बताओगे कि वेद समाज कहाँ से इंस्पायर्ड था? वेद समाज, देखिए फ्रेंड्स वेद समाज जो है ना इसको दक्षिण भारत का ब्राह्मो समाज भी बोला जाता है, ठीक है। वेद समाज को ही साउथ इंडिया का ब्राह्मो समाज भी बोलते हैं, साउथ का, ठीक है, साउथ का ब्राह्मो समाज, ब्राह्मो समाज बोलते हैं, क्योंकि ये ब्राह्मो समाज से ही इंस्पायर होकर बनाया गया था। ब्राह्मो समाज ओरिजिनली था बंगाल का, ठीक है। तो बंगाल से यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर मद्रास में, यहाँ साउथ इंडिया के अंदर में जो समाज बना था ब्राह्मो समाज से इंस्पायर होकर, वो था आपका वेदा समाज, ठीक है। तो वेद समाज जो है मद्रास चेन्नई के अंदर में बनाया गया था 1864 में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। किसने किसने बनाया था? केशव चंद्र सेन, जो खुद ब्राह्मो समाज से रिलेटेड थे, ब्राह्मो समाज से रिलेटेड थे पहले एक समय में, और के श्रीधरालू नायडू, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। किसने किसने मिलकर बनाया था? कौन थे यहाँ पर में चंगू मंगू, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन, ठीक है, क्राइम पार्टनर गोगो श्री धरालू नायडू। तो के श्रीधरालू नायडू, केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने मिलकर बनाया था फ्रेंड्स चेन्नई में। और ये किससे इंस्पायर होकर बना था? ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज मेनली डिपेंड जो बिलोंग करता था वो बंगाल से बिलोंग करता था। जाति भेद, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, ये इनके मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। ये एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेद समाज वाले और ब्राह्मो समाज वाले एकेश्वर में मानते थे, मोनोथीज्म के अंदर में मानते थे। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि बताइए भाई लोग, ठीक है, कि वेद समाज और ब्राह्मो समाज में क्या सिमिलैरिटीज है, और 3 स्टेटमेंट आप लोगों को दे दे कि केशव चंद्र सेन का रिश्ता दोनों के साथ में था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ब्राह्मो समाज से भी जुड़े थे और वेदा समाज के भी वन ऑफ द संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को बोला जाएगा कि ये एक ईश्वरवाद में मानते थे, दोनों के दोनों, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा वाला हो सकता है आप लोगों से कह दे कि ये लोग जो है विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं के एजुकेशन के पक्ष में थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है यही वाली बात, मद्रास में स्टैब्लिश हुआ था 1864 में वेद समाज, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन से केस के तहत इसको किया गया था, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार ये केस भी समझा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस केस को भी याद रखें, ठीक है। उस केस को भी आप लोग याद रखें क्योंकि एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। वेरी गुड फ्रेंड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स आ गए हैं हमारे पास में, ठीक है। तो जो मूल अधिकार है आप लोगों का, ठीक है, कौन सा वाला मूल अधिकार है जिसके अंदर में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है आपके पास में? फंडामेंटल राइट्स है, हेल्दी इन्वायरमेंट, तो ये आप लोगों का राइट टू लाइफ के अंदर में है। आर्टिकल्स भी काफी सारे लोगों ने लिख दिया, ये काफी अच्छी बात लगी मुझे कि जितने देर मैंने आप लोगों को समय दिया था उतने देर में आप लोगों ने आर्टिकल भी लिख दिया है। आर्टिकल नंबर 21 है ये, और सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला,
ठीक है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था आप लोगों का 1991 का, उसके अंदर में ये बात आई थी आप लोगों की। तो कौन सा केस था वो, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, सुभाष कुमार, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये जो था आप लोगों का 1991 का केस था फ्रेंड्स आपका। और के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ही आप लोगों का साफ पानी और साफ इन्वायरमेंट का अधिकार भी आता है। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का केस था ये। हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार आप लोगों को दिया गया था। आपको बताना है फ्रेंड्स कि विजयालया, ठीक है, जिन्होंने चोला साम्राज्य की नींव रखी और चोला साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं ये, जो मिडीवियल मध्यकालीन चोला लोग हैं उनके संस्थापक माने जाते हैं विजयालया। आपको बताना है कि ये किसके सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, पहले किसी के अधीन होते थे ये। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई हम खुद पावरफुल हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। तो बताएंगे आप लोग कि कौन से वाले राज्य के अधीन हुआ करते थे वो। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स, ये पल्लव लोगों के अधीन हुआ करते थे, पल्लव। चेर, पाल, पांड्या नहीं थे, ठीक है, पल्लव लोगों के अधीन हुआ करते थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, चेर लोग यहाँ पर में हुआ करते थे, केरल के इलाके में थे चेर लोग, चेराज आप लोगों ने देखा था ना चेराज के बारे में। पांड्याज यहाँ होते थे, यहाँ थे पल्लव, ठीक है। तो पल्लव लोगों से अलग करके अपना छोटा सा राज्य किसने स्थापित किया था, विजयालय ने। वापस से, पहले उनका राज्य था बट वो धीरे धीरे पल्लव के नीचे चले गए थे, फिर उन्होंने वापस से, विजयालय ने क्या किया, करीब 200-300 साल तक उनके जो पूर्वज थे वो पल्लव के नीचे रहकर काम करते थे। फिर बाद में इन्होंने पल्लव से अपने आप को आजाद करा दिया, ठीक है, ये याद रखना है। और उरैयूर नाम की जो जगह थी फ्रेंड्स, उरैयूर, वहां पर में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था और धीरे धीरे अपने राज्य को बड़ा किया। थानेश्वर उनकी यहाँ पर में थंजावुर जो है उनकी राजधानी बनी थी बाद में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर इसका आपको लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग याद रखेंगे कि चोलाज जो थे विजयालय से पहले पल्लव लोगों के अधीन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करवाया था बट आपके रिवीजन वाली सीरीज में ये क्वेश्चन छूट गया था। मैं चाहता हूं कि जो भी नए बच्चे जुड़े वो प्लीज इसको देख ले और जो पुराने बच्चे वो इसको रिवीजन कर ले जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला। अरे यार, 1 घंटा कैसे खत्म हो गया? किसी ने टाइम मशीन तो नहीं चालू कर दी, या फिर मुझे आदत हो गई लंबा लंबा पढ़ाने की तो मुझे समय का पता नहीं चल रहा है। 1 घंटा कैसे खत्म हो गया इतने जल्दी? 6:26 हो रहे हैं, 5:30 बजे की क्लास थी आपकी। किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो मनु, प्रिया, आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हो ये एक बार बता दीजिए। देखिए, अगर जो आप बात करो ना दमन एंड दीव की, तो दमन और दीव जो है आप लोगों का दोनों के दोनों आप देखोगे कि गुजरात के साथ में इनका जो है वो बहुत ज्यादा झुकाव ज्यादा है। और एक समय में ये पुर्तगालियों की टेरिटरी हुआ करती थी भारत के अंदर में। तो उनके जो कलाएं हैं और जो सारी चीजें आप लोगों का जो उनका कल्चर है, वो बेसिकली आपका गुजराती कल्चर और पुर्तगाली कल्चर इनके ज्यादा करीब में मिलता है आप लोगों को, ठीक है मनुप्रिया। तो दमन और दीव का कल्चर दोनों के दोनों आप लोगों का गुजरात और पुर्तगालियों के करीब करीब में है, ठीक है, और गुजरात के तट पर है। इसी वजह से आज आपको गुजराती कल्चर वहां पर में प्रीडोमिनेंटली देखने के लिए मिलेगा। बेगमपुरी मस्जिद जो है फ्रेंड्स आप लोगों की, ये दिल्ली के अंदर में है। और दिल्ली के अंदर में बेगम, ठीक है, किसकी बेगम ने परेशान कर दिया था कि वो पागल हो गया, ठीक है, तो बेगम मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो तुगलक, आपको पता है ना तुगलक को पागल राजा भी कहा जाता है, लेकिन सबसे पढ़ा लिखा यही था। अरे पढ़ा लिखा होने के बाद में भी यार, मतलब बेगम परेशान कर दी तुम्हें, मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है, परेशान सबको ही करेंगे, मतलब ये है। तो चलो याद रखने के लिए बस, हाँ, ऐसा होता नहीं है। तो बेगमपुरी जो मस्जिद है फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुवतुल इस्लाम मस्जिद, कुवतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। और इल्तुतमिश ने उसको बड़ा करवाया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। सिकंदर लोधी जो है, उन्होंने, उनके समय में मोठ की मस्जिद बनी थी, मोठ की मस्जिद। तो ये भी आप लोग याद रखना है कि मोठ की मस्जिद किसके समय में बनी थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद जो है वो दिल्ली के अंदर में है। मोहम्मद
तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनी थी, जहांपना नाम की जो उनकी राजधानी थी वहां पर में। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के समय में बनी थी, उनके मंत्री के द्वारा बनाई गई थी। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को आप लोग समझने की कोशिश करो। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। कुव्वत कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था फ्रेंड्स मिटेगा कैसे भाई, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने उसको एनलार्ज किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? उसको एनलार्ज किया था, बड़ा किया था, बड़ा किया, एनलार्ज किया, एनलार्ज्ड या बड़ा किया था, उसको बड़ा किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बड़ा किया था उसको। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बड़ा किसने किया था, एनलार्ज किसने किया था उसको। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों की बारी आती है कि एक राजा और था जिसने उसको बड़ा किया इल्तुतमिश के बाद में, वो था आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसको भी मैं इसी के अंदर में लिख देता हूं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उसने भी इसको बड़ा किया था। तो बड़ा करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बड़ा करने का, मस्जिद को बड़ा करने का, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। अब बात आती है मीनार की, ध्यान से समझना आप लोग। मीनार, मस्जिद पर मीनार किसने बनवाई? मीनार, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद ने बनवाई थी, और कुछ मीनार इल्तुतमिश ने बनवाई थी। तो इल्तुतमिश ने इसको बड़ा भी किया था और मीनार भी बनवाई थी उसके ऊपर में। मीनार का मतलब होता है फ्रेंड्स, ऐसे वो आप लोगों ने ताजमहल के ऊपर, ताजमहल के पास में बड़े बड़े खंबे देखे होंगे ना, उसको मीनार बोला जाता है। तो इल्तुतमिश ने मीनार भी बनाई थी और बड़ा भी किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसका मतलब उसने स्थापना की थी और मीनार भी बनवाया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई और कुछ मीनारें बनवाई। इल्तुतमिश ने क्या किया? उस मस्जिद को बड़ा किया और मीनारें बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने मीनार बनाई थी क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्या मीनार बनाई थी उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर में? नहीं। उसने क्या किया था? उसने मस्जिद को बड़ा किया था, एनलार्ज किया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, एक और चीज बता दूं आप लोगों को, अलाउद्दीन खिलजी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है आपको आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर में। उसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी को खुद भगवान ने चुना है राज करने के लिए। ऐसा कुछ मतलब हम बता नहीं सकते कि भगवान ने खुद ने कहा, कि उसने खुद ने ही जो है वो लिखवा लिया था इसको कि भाई भगवान ने चुना है। तो एक इंस्क्रिप्शन या एक अभिलेख मिला है जिसके अंदर में लिखा है कि भगवान ने खुद चुना है अलाउद्दीन खिलजी को राज करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर में मूसा और सुलेमान, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मोसेस और सुलेमान बोला जाता है, कानून के जो है वो विद्वान माने जाते हैं इस्लाम धर्म के अंदर में, मूसा और सुलेमान, ठीक है। तो द ग्रेट लॉ गिवर, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, कानून के निर्माता इस्लाम धर्म के। तो उनके साथ उनके जैसी क्वालिटीज थी अलाउद्दीन खिलजी में, इसी वजह से भगवान ने खुद चुना है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। एक इंस्क्रिप्शन हमको दिल्ली सल्तनत में और मिला है संस्कृत में, वो बलबन का है, वो अलग है, ठीक है। संस्कृत वाला अगर पूछे तो बलबन। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक बैटरी का कुछ इशू आया उसके अंदर में, लैपटॉप के अंदर में, जल्दी बंद ना हो जाए वो। जल्दी बताइए, किस शिलालेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है? ये आप लोग बता देंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है? लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग। बिहार पूर्णिया से संदीप कुमार जी, बिल्कुल स्वागत है आपका भी। सर सुनने में आया आज ये सवाल आया था ईवीएस में, डिटेल्स नहीं पता। कौन सा वाला सवाल मनुप्रिया? डिटेल्स बता दो एक बार, उसको कर देंगे अपन। जनसंख्या पिरामिड पढ़ा दीजिए, ठीक है, मैं कल जनसंख्या पिरामिड ले लूंगा आप लोगों के लिए। लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। तो शिलालेख कौन सा है फ्रेंड्स? उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है आप लोगों का, ये चोल लोगों से रिलेटेड है। ये उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है आप लोगों को आज के तमिलनाडु के अंदर में मिलेगा, तमिलनाडु में। और इस शिलालेख में, उत्तरा मेरूर शिलालेख जो है फ्रेंड्स, इसमें चोल लोगों के ग्राम प्रशासन के बारे में, उनकी ग्राम व्यवस्था के बारे में आप लोगों को जानकारी दी गई है। तो आंसर इसका आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु का जो चिंगलपुट जिला है,
उसके अंदर में एक शिलालेख मिला है उत्तरामेरूर नाम की जगह पे। तो चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तमिलनाडु में। और इस चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में उत्तरामेरूर नाम की जगह है, यहाँ पर मैं आप लोगों को शिलालेख मिला है जिसमें गांव के प्रशासन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। मोट की मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? और जो भी आप लोगों को मस्जिदों के बारे में मैंने अभी पढ़ाया है, जो आप लोगों को याद आ रहा है, आप लोग जो है वो कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ठीक है। एक्चुअली जिस लैपटॉप से ये जा रहा है ना स्ट्रीमिंग, उसकी बैटरी जो है फ्रेंड्स वो ड्रेन हो गई है। यहाँ पर मैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन भी डिम हो गई है और वो खत्म हो सकता है। बाकी आप लोगों के कोई है? कछुआ वाला क्वेश्चन आया था दमनदीप आज का, कौन सा वाला कछुआ प्रियंका समीला बता दीजिए। क्वेश्चन बता देंगे आप लोग, जो भी आपको याद है कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दोगे फ्रेंड, तो मैं उसको भी ले लूंगा। और आप लोगों के कोई और टॉपिक से जो आप लोग चाहते हो, जैसे पिरामिड का किसी ने बताया, तो मैं वो भी करवा दूंगा आप लोगों को, जो आप बोलोगे वो करवाता जाऊंगा, ठीक है। सुल्तान का स्वप्न इल्तुतमिश ने लिखा था। सुल्ताना का स्वप्न इल्तुतमिश कैसे लिखेगा? सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा था वो भी आप मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताइए। सुल्ताना का स्वप्न जो है फ्रेंड्स किसने लिखा था? ठीक है, हम लोगों ने परसों वाले लेक्चर के अंदर में देखा, उसका क्वेश्चन भी किया था सुल्ताना का स्वप्न, जिसके अंदर में सुल्ताना नाम की एक लड़की जो है वो स्वप्न देखती है और एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करती है जहां पर में महिलाओं के ही पास में सारे अधिकार होते हैं, पायलट भी महिलाएं होती है, पूरी दुनिया महिलाएं चला रही होती है, पुरुषों को भगा दिया जाता है, ठीक है। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। पटना और कलकत्ता में उन्होंने स्कूल की स्थापना भी की थी, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।